हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 10 साइंस का ये जो 5th चैप्टर है उसका हमारा पर्यावरण इसका ये सेकेंड पार्ट है। तो हम इस पे आगे देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। हम पिरामिड देख रहे थे कि पिरामिड के कैसे कार्य होते हैं, किसको कौन खाता है, क्या होता है। तो उसके चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में अगर मानवीय हस्तक्षेप होगा एवं प्राकृतिक परिघटनाओं से बदलती रहेगी तो धान की कटाई से कई जीव क्या होते हैं, मर जाते हैं और या खेतों के आसपास चले जाते हैं। जीवों की संरचना के लिए ज़रूरी है कि पारिस्थितिक तंत्र में कुछ परिस्थितियां को बनाए रखने का प्रयास किया जाए। आपने आजकल सुना होगा खेत में एक से अधिक फसलों को उगाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि हमारे देश में कई जगह धान के साथ दलहन फसलों को उगाया जाता है। खेत में पेड़ को उगाने और उसके आसपास के सिंचाई के पानी के स्रोत के लिए मछली पालन की सलाह दी जाती है ना। तो इससे जैव विविधता बनाए रखा जा सकता है और खेतों को प्रभावित करने वाले जीव की संख्या प्राकृतिक रूप से नियंत्रित रहेगी। इस प्रकार के प्रभाव को समझने के लिए संख्या की कुछ अन्य पारिस्थितिक पिरामिड का अध्ययन करना होगा। मतलब जैसे क्या बता रहा है कि अगर पारिस्थितिक तंत्र में मानवीय हस्तक्षेप होगा तो उससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ेगा, पहला चीज़। दूसरा, जो फसल लगाते हैं हम तो हम मिश्रित फसल लगाते हैं, जैसे धान के साथ दलहन फसल लगाते हैं और खेत में पेड़ को उगाने और उसके आसपास सिंचाई के लिए मछली पालन करते हैं। इससे जैव विविधता को बनाए रखने में सहायता होती है और खेतों को प्रभावित करने वाला जीवों की संख्या जो होती है वो नियंत्रित रहती है। इस प्रकार के ये इसमें बताया जा रहा है। तो फिर आगे देखते हैं। ये क्या है, एक पिरामिड है। इसमें प्राथमिक स्तर के ये जो पेड़ पौधे प्राथमिक, फिर इसको खाने वाले जो द्वितीयक, फिर इसको खाने वाले तृतीयक और इसको खाने वाले चतुर्थ श्रेणी में आते हैं। फिर आगे देखते हैं हम उत्पादकों की भूमिका एवं जीवभार। किसी भी पौधे में सौर ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक यौगिकों का बनना और उसका संग्रह ही उस पौधे की प्राथमिक उत्पादन होती है। मतलब जो पौधे का कोई भी पौधा है वो सौर ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण और जो कार्बनिक क्रियाएं होती है उसको करता है और उसका संग्रह पौधे के प्राथमिक उत्पादन में होता है। प्रति इकाई जमीनी क्षेत्र के समूचे पौधे की किसी निश्चित समय पर लिया गया भार कुल प्राथमिक उत्पादक कहलाता है। और जमीन क्षेत्र में जो पौधे की निश्चित समय में लिया गया उत्पादन होता है वो प्राथमिक उत्पाद कहलाता है। यदि किसी पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादकों का सम्मिलित जीव भार भी कहलाता है। ऐसे ही अन्य पोषक स्तरों पर भी जीव भार ज्ञात किया जा सकता है। जिस खास श्रृंखला में एक स्तर का जीव भार अगले स्तर के भोजन व ऊर्जा का स्रोत होता है। मतलब एक स्तर का जो जीव भार होता है उसके जो अगला स्तर होता है उसके भोजन और ऊर्जा का स्रोत होता है। हर स्तर पर कितना भोजन उपलब्ध होगा यह केवल जीवों की संख्या के पिरामिड से नहीं वरन जीव भार के पिरामिड से पता चलता है। ये किससे पता चलता है? जीवों की संख्या से नहीं पता चलता है, जीव भार के पिरामिड से पता चलता है। अब आगे देखते हैं जीव भार के पिरामिड। मतलब जैसे इसमें क्या है, ये 1500 है तो ये भी 1500 है, ये 150 और ये 15 है। इस प्रकार के बताए गए हैं। और ये किसका एग्जाम्पल है? जीव भार के पिरामिड का। किसी कुछ पारिस्थितिक तंत्र के जीव भार के पिरामिड के उदाहरण इस प्रकार हैं। ठीक, फिर आगे देखते हैं हम। ये तो जीव भार के पिरामिड का चित्र बनाया गया है, ये भार के हिसाब से है। फिर उसके बाद देखते हैं पोषक स्तर के द्वारा जीव का प्रभाव। प्रत्येक पोषक स्तर को मिलने या दूसरे पोषक तत्व को की जाने वाली ऊर्जा को ज्ञात करना बहुत मुश्किल है। मतलब प्रथम पोषक स्तर से जो द्वितीय पोषक स्तर है उसको कितनी ऊर्जा मिल रही है इसको ज्ञात करना बहुत मुश्किल है। अतः हम जीव भार व प्राथमिक उत्पादन के आधार पर जीवों के अनुमानित प्रभाव को दर्शाने का प्रयास करते हैं।
आइए जीव भार के पिरामिड के आधार पर हर स्तर को मिलने वाली अनुमानित ऊर्जा के प्रतिशत को ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। सामान्यतः पौधे में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग ही प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य पदार्थों की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। मतलब जो सौर ऊर्जा का 1% भाग ही किसमें परिवर्तित होता है, रासायनिक ऊर्जा में, और 10% भाग पौधे को खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ताओं को मिलता है। 1% भाग ही प्राप्त होता है, लेकिन जो 10% भाग है किसको मिलता है, पौधे को खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ताओं को। मतलब जो पौधा है वो उसको ज़्यादा प्रतिशत मिलता है जो सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित। फिर उसके बाद जो उसका दूसरा स्तर होता है उसको 10% भाग मिलता है। मतलब एक भाग का 10%, तो बहुत कम हो गया। फिर उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता को खाए जाने वाले का लगभग 10% भाग ही जैव भार में बदलता है, जो अगले स्तर के उपभोक्ताओं को उपलब्ध होता है। जो प्राथमिक स्तर हो गया, फिर द्वितीय स्तर में उसका 10%, तो और कम हो गया। ऊर्जा परिवर्तन की दक्षता अलग अलग परिस्थिति तंत्र के लिए अलग अलग होती है। जैसे 2 से 4 24% तक के आंकड़े शोधकर्ताओं से प्राप्त हुए। पौधे में प्रकाश संश्लेषण द्वारा सौर ऊर्जा का संग्रहण होता है। किससे होता है, सौर ऊर्जा का संग्रहण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ऊर्जा की कुछ मात्रा जैविक क्रियाओं को चलाने में काम आती है, तो कुछ जीव के शरीर से बाहर निकल जाती है। कुछ ऊर्जा क्या होती है, जैविक क्रिया, मतलब जो पौधे का जो जैविक क्रियाएं होता है उसको चलाने में मदद मिलती है, और कुछ बाहर निकल जाती है, जो अगले उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध होती है। जो अगले स्तर के उपभोक्ता हैं उसके लिए जो ऊर्जा की मात्रा बहुत कम होती है। अर्थात लगभग सभी पारिस्थितिक तंत्र के लिए ऊर्जा का पिरामिड सीधा होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादक के स्तर को पर ही है। इससे एक और बात का स्पष्ट होता है कि पारिस्थितिक तंत्र कितना ही विविध क्यों ना हो, उनमें कुछ बुनियादी समानताएं हैं। जैसे ऊर्जा का प्रभाव ऐसे समानताओं को दर्शाता है। तो क्या होता है दोस्तों, जैसे पिरामिड है तो जो उत्पादक है फर्स्ट स्टेज के ये जो उत्पादक जैसे पेड़ पौधे, इनको ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। फिर उसके बाद जो सेकेंड स्तर के जाते हैं उसको थोड़ी कम, फिर उसके बाद थर्ड स्टेज को थोड़ी कम, फिर फोर्थ स्टेज को और कम। ये जो है ये थोड़े कम होते जाते हैं। फिर हम देखते हैं कोई भी खाद्य श्रृंखला ऊर्जा के प्रभाव का एक मार्ग दर्शाती है। खाद्य जाल ऊर्जा के प्रभाव में कई मार्ग को दर्शाती है। खाद्य श्रृंखला एवं ऊर्जा के पिरामिड से स्पष्ट होता है कि ऊर्जा का प्रभाव एक ही दिशा में होता है। अर्थात प्रथम स्तर को देखें तो पौधे द्वारा उपयोग की गई लाई गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती। मतलब जो सौर ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा परिवर्तित जो हो जाती है उसका फिर से पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती। इस चीज़ को बताया जा रहा है। जैसे जो सौर ऊर्जा थी वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती, लेकिन जो रासायनिक ऊर्जा है वो सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती। ये क्या दिखा रहा है, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और अपघटक। जो प्राथमिक उपभोक्ता 500 kg मिला, इसको 75, इसको 7.5, इसको 0.75, ऐसे ऊर्जाएँ जो होगी वो कम होती गई। जैविक प्रक्रिया श्वसन अपशिष्ट पदार्थ आदि में ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है। जो ऊर्जा होता है उसका ह्रास होता है। फिर हम देखते हैं कि अपघटित होने वाले पदार्थ से भी खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल शुरू होता है। इसमें से एक उदाहरण है कि आपने कानी मछली के आवास में जाना था। यह एक खाद्य जाल का उदाहरण है। जैसे जो अपशिष्ट होने वाले पदार्थ का ऊर्जा का स्रोत प्राथमिक उपभोक्ता और ये द्वितीयक उपभोक्ता। इसमें क्या बताया जा रहा है, जो समुद्र के तल पर जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती, तो वो जो पौधे हैं और जीव जंतु वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो वहाँ जीवाणुओं से शुरू होने वाली एक खाद्य जाल ऐसी भी है जहाँ ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बल्कि समुद्र के तल से रासायनिक पदार्थ क्या
जो समुद्र तल से रासायनिक पदार्थ जो अत्यधिक गर्म पानी है, यहाँ गर्म पानी समुद्र के तल के ज्वालामुखी के निकास से होकर निकलते, जिसका तापमान कितना होता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाती है। और वो जो सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता उसकी अनुपस्थिति में रासायनिक पदार्थ से अपना भोजन बनाते हैं। हमने देखा कि प्रत्येक पोषक स्तर का श्वसन तथा विभिन्न जैविक क्रियाओं के द्वारा ऊष्मा के रूप में ऊर्जा बाहर निकल जाती है। मतलब क्या होती है, जो जैविक क्रियाएं होती है उसके द्वारा ऊष्मा बाहर निकल जाती है। और साथ ही अपशिष्ट पदार्थों के रूप में जीवों के शरीर से जो पदार्थ बाहर निकल जाती है उनमें भी ऊर्जा होती है ना, पर वह उस जीव के काम नहीं आती। ठीक है, जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जीवों के शरीर से भी क्या ऊर्जा निकलती है और वो ऊर्जा कोई काम के नहीं आती। इन पदार्थों का पर्यावरण में अन्य जीवों के भोजन और अन्य किसी रूप में चक्रीकरण होता रहता है। मतलब जो ऊर्जा निकली उसका भी चक्रीकरण होता रहता है। पर्यावरण के अजैविक घटकों और जीवों के अपशिष्ट पदार्थों एवं अवशेष में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के चक्रीकरण का पोषक चक्रों के रूप में हम अध्ययन किया जा सकता है। फिर आगे देखते हैं पोषक चक्र पदार्थों का परिवहन। इसका परिवहन कैसे होता है। हमारी पृथ्वी पर 100 से अधिक तत्व पाए जाते हैं। ये तत्व पर्यावरण में किस रूप में पाए जाते हैं, ठोस, कोई द्रव तो कोई गैस। इसमें से कुछ तत्व जीवधारी को शरीर निर्माण में काम करते हैं, तो कुछ किसी जीव के शरीर में इन्हीं तत्वों के रासायनिक द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि का निर्माण होता है। किसके द्वारा, किसी जीव के शरीर में इन्हीं तत्वों के द्वारा। कौन तत्व, जो ठोस, द्रव और गैस, ये रासायनिक क्रियाओं द्वारा विभिन्न पदार्थों का निर्माण होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। इनका चक्रीकरण कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र आदि रूप में होता है। अब ये क्या दिखा रहा है, ये कार्बन चक्र के बारे में बता रहा है। तो जो कार्बन चक्र होता है उसके बारे में कैसे कैसे बता रहा, जैसे तो इसमें दिखा रहा है कि जैसे ये ट्रैक्टर है ना, जो ट्रैक्टर से जो धुआं निकल रहा है वो किस में जा रहा है, जीवाश्म ईंधन के दहन से वायुमंडल में जाने वाली कार्बन। जो फिर ये वाले कार्बन है जो पौधे के रूप में संचित कर लेते हैं। फिर ये पौधे जो होते हैं प्रकाश कार्बोहाइड्रेट उत्पादन में कार्बन का उपयोग करते हैं। जो मिट्टी में संचित कार्बन होते हैं वे भी इसका उपयोग करते हैं। फिर अपघटित पदार्थों में कार्बन होते हैं जो जंतु द्वारा पौधे को खाया जाता है। फिर जो पौधे और जंतुओं के श्वसन द्वारा निकला हुआ कार्बन फिर इसमें पौधे में आ जाता है। फिर इस तरह ये वायुमंडल में क्या है, कार्बन जो है घूमते रहता है। फिर प्रकृति में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन का चक्र है, कार्बन डाइऑक्साइड के गैसीय चक्र के रूप में चलता रहता है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा वायुमंडल में CO2 से जटिल खाद्य पदार्थ बनाते हैं। जो पौधे क्या होते हैं, हम CO2 से जटिल पदार्थ बनाते हैं। इन पदार्थों का कुछ भाग कोयला, चूना, पत्थर आदि के निर्माण में व्यय हो जाता है CO2 का, और इन सभी कार्बनिक पदार्थों के दहन से CO2 पुनः वायुमंडल में चली जाती है। मतलब जो पौधे होते हैं वो CO2 से जटिल कार्बनिक पदार्थ, जटिल खाद्य पदार्थ बनाते हैं। फिर इन पदार्थों का कुछ भाग किस रूप में चला जाता है, कोयला, चूना, पत्थर में। जब फिर हम कोयला और चूना पत्थर को जलाते हैं तो फिर वो वायुमंडल में चली जाती है, और पौधे और जंतुओं की श्वसन क्रिया द्वारा फिर कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में चली जाती है। जब जंतु पौधे को खाते हैं तब कार्बनिक पदार्थ जंतुओं में पहुंच जाती है। फिर वो पौधे में आके फिर वो पौधे को किसने खाया, जंतु ने खाया। जंतुओं का कुछ भाग कोयला, चूना, पत्थर के रूप में आ जाता, फिर हम उसको तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अंत में सूक्ष्म जीव द्वारा मृत कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से पौधे और जंतुओं के मृत शरीर एवं अंगों के सड़ने आदि से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में चली जाती है। इस प्रकार प्रकृति में कार्बन का एक चक्र चलते रहता है। अगर पारिस्थितिक तंत्र में मानव का हस्तक्षेप, अगर किसी पारिस्थितिक तंत्र पर मनुष्य कई तरह से प्रभाव डालता है। कार्बन के चक्रीकरण से, तो जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपयोग से,
पर्यावरण में कार्बन की ऑक्साइडों की मात्रा बढ़ने लगती, साथ ही हवा में कार्बन के कणों की मात्रा अधिक होने लगती है। ये सब के कारण मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण। आगे हम देखते हैं कि कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से यदि हर धान के पौधे में 0.01% आर्सेनिक जमा हो गए तो 30 धान के पौधे में कितना आर्सेनिक हो जाएंगे, तो उसी का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा। अगर हर दिन आप लगभग 30 पौधे से प्राप्त दानों को खाते हैं तो सोचिए आपके शरीर में कितना आर्सेनिक आ जाएगा। हम जानते हैं कि नुकसान पहुंचाने वाले कीटों और सूक्ष्म जीव से बचने के लिए धान की तरह अन्य फसलों में भी कीटनाशक, कवकनाशी, शाकनाशी आदि दवाओं का उपयोग किया है। इनमें से कुछ रसायनों का जल्दी अपघटन हो जाता है, किंतु कुछ लंबे समय तक मिट्टी में पड़े रहते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। मित्र जीवों और फसल को भी, मतलब जो मित्र जीव हैं उनको भी ये जो रासायनिक है वो नुकसान पहुंचाते। कभी कभी ये फसलों द्वारा अवशोषित होकर उन फसलों को खाने वाले मनुष्य और पशुओं के शरीर में भी पहुंच जाते हैं और अनेक प्रकार के क्या होते हैं, रोग उत्पन्न होते हैं। ऐसे कुछ रसायन जब लंबे समय तक मिट्टी में पड़ जाते हैं तो उसके भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है और फसल का उत्पादन कम होता है। ऐसे मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाना बहुत ही कठिन होता है। अतः पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले कृत्रिम तरीकों में रसायनों का उपयोग विशेषज्ञों की सलाह से करें, कम से कम किया जाना चाहिए, ताकि पर्यावरण सुरक्षित और हम सुरक्षित रह सकें। अगर पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी तो हम सुरक्षित रह सकेंगे ना। जलकुंभी तेजी से बढ़ने वाला एक जलीय पौधा, सामान्यतः हमें इसे आसपास के तालाबों और नदियों की ऊपरी सतह पर फैला हुआ दिखता। यह विदेश से लाया गया पौधे हैं जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र के कई जीवों की आबादी पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो हमने क्या क्या सीखा? किसी पर्यावरण के सभी जीव जंतु एक दूसरे पर निर्जीव घटकों पर निर्भर करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र वातावरण के सभी जैविक और अजैविक घटकों के पूर्ण समन्वय से बनी व्यवस्था या तंत्र है। लगभग सभी पौधे सौर ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपनी और कई अन्य जीवों के खाद्य अथवा रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं। जो पौधे क्या होते हैं, जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं, ये क्या होते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, और जो इनको खाता है वो उपभोक्ता कहलाता है। किसी पौधे में प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक पदार्थों यौगिकों को बनना है, उसका संग्रह उन पौधे के प्राथमिक उत्पादन। एक खास श्रृंखला में सब उत्पादक को छोड़कर सभी क्या होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। तो ये वाला हमारा चैप्टर समाप्त होता है।